तो बेसिकली क्या है ना कि ये जो आपका पूरे भारत में लाइक एप्लीकेबल है, लेकिन जो आपका जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। क्यों जम्मू कश्मीर को छोड़ करके? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ना पहले वहाँ पे आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग उसको एक स्पेशल स्टेटस मिले हुए था, और पूरे भारत में जो नियम कानून लागू थे वो वहाँ के लिए जो आपका लागू नहीं थे, क्योंकि उसके लिए जो आपका अलग ये किए गए थे। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो 2019 में है ना 370 को हटा दिया गया कम्प्लीटली, है ना 5 अगस्त 2019 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, और जो आपका 31 अक्टूबर ठीक है 2019 को उसे बना दिया गया आपका यूनियन टेरिटरी। तो अब अलग से इसमें कोई अमेंडमेंट वैसा हुआ नहीं है कि जो है आपका इसको वहाँ के लिए भी अप्लाई किया जा सके, मे भी जो है आपका अब लागू होगा। लेकिन आज भी जो है अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि आपका एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो दरअसल क्या है कि पूरे भारत में यानी जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में किसी भी पर्पस के लिए अगर गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड एक्विजिशन करती है, चाहे वो हो सकता है रोड्स के लिए हो सकता है रेलवेज के लिए हो, कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए हो, या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए हो, या फिर सर प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए भी हो, तो उसके लिए जो प्रोविजंस हैं वो आपका किस में है? ठीक है, इस वाले एक्ट में है। तो लैंड एक्विजिशन कैसे होगा, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे होगा, है ना, और जो है आपका अगर कोई मान लेते हैं कि इस बीच में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, उसके लिए कौन सी अथॉरिटी होगी, उन सारी चीज़ों के बारे में इसके लिए प्रोविजंस हैं इस वाले एक्ट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर आप देखिएगा तो ये जो आपका टोटल 114 सेक्शंस हैं। अब सारे के सारे सेक्शंस तो आपको पढ़ने हैं नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका 26 सितंबर ठीक है 2017 से 13 से जो आपका ये शुरू हुआ है, यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि प्रभावी कब से हुआ तो याद रखेंगे 2013 से। दूसरी चीज आपको ध्यान रख लेनी है कि कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 13 चैप्टर्स हैं, कितनी धाराएं, 114 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों के बारे में यानी जो शेड्यूल है उसके बारे में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इतना ध्यान रखेंगे कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं। मे बी ये आपके लाइक फैक्ट के बेसिस पर पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, इसका विस्तार की बात करते हैं तो ये आपका होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो है आपका, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले जो आपका एक स्पेशल स्टेटस मिले हुए था इसलिए जो आपका उसमें ये शामिल नहीं था, तो सिंपली आपको ध्यान रख लेना है कि ये पूरे भारत के लिए लागू होगा। कौन सा? लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन जो है एक्ट 2013। तो ये जो है आपका किसमें है? ये है आपका चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 का जो सेक्शन 1 है वो कहता है कि आपका जो है इसका नाम क्या होगा। लाइक जैसे हम हर एक एक्ट में पढ़ते हैं लाइक शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड जो आपका उसका एक्सटेंड, तो सेम चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हाँ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 मेड इट एप्लीकेबल देयर टू। तो अब वही बोल रहे हैं कि अब पूरे भारत के लिए आप याद रख लीजिएगा, है ना, कि पूरे भारत में लागू होता है। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन एंड कंसेंट, यानी जो है आपका जो सेक्शन 2 कहता है कि आखिर किन पर्पस के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे ये गवर्नमेंट जो है आपका किसी भी चीज़ के लिए लैंड एक्विजिशन कर सकती है। जैसे अगर मान लेते हैं उनको कोई बिल्डिंग बनाना है तो उसका एक्विजिशन किया जा सकता है, स्कूल बनाना है तो एक्विजिशन किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई कॉलेज बनानी है, मेडिकल या हॉस्पिटल बनाना है या कुछ भी बनाना है तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन किया जा सकता है। ठीक है, अब जो है अगर मानते हैं गवर्नमेंट एक्विजिशन कर रही है तो जाहिर सी बात है वो जो प्राइवेट लैंड होगा उसी का एक्विजिशन होगा, यानी आम लोगों की जो ज़मीनें हैं उसी का एक्विजिशन होगा। अब अगर मान लिया जाए कि 2 तरह के यहाँ पे 3 तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका प्राइवेट प्रोजेक्ट, एक हो सकता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट यानी जो आपका PPP जिसको कहते हैं, और एक हो सकता है पूरी तरह से पब्लिक प्रोजेक्ट। अगर पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है तो वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं कि इतने लोगों का कंसेंट चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है या फिर जो है आपका, ठीक है, पब्लिक प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए 70%, ठीक है, अगर जहां पे एक्विजिशन हो रहा है वहां पे जितने लोग रहते हैं उनका 70% कंसेंट चाहिए होगा। जैसे मान लेते हैं ये एक एरिया है, इसका एक्विजिशन किया जा रहा है, तो कम से कम 70 लोग जब तक से सहमत नहीं होंगे तब तक से एक्विजिशन नहीं होगा। यानी इस एरिया को हम जो है आपका नोटिफाई नहीं कर सकते कि ये जो आपका इसका एक्विजिशन किया जाएगा। सो अगर मान लेते हैं कि 70% कंसेंट दे दिए तो उसका एक्विजिशन होगा। अगर मान लेते हैं कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट है तो उसके लिए कितना चाहिए, 80% लोगों का कंसेंट चाहिए। लेकिन अगर कोई सरकारी प्रोजेक्ट है तो वहां पर ऐसा कोई नंबर एक तरह से दिया हुआ नहीं है। तो वही ध्यान रख लें, प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए कितना चाहिए, 80% कंसेंट ऑफ अफेक्टेड फैमिलीज। अब ये अफेक्टेड फैमिलीज क्या होता है, अफेक्टेड फैमिलीज का मतलब होता है कि जब एक्विजिशन होगा तो उसके कारण से जिन लोगों का इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट होगा, इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट का मतलब मन नहीं है लेकिन वहां से हटना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मानते हैं अचानक से इस क्लासरूम में प्रोग्राम है, ऊपर से ये आएगा कि नहीं अभी क्लास खाली कीजिए, अभी आपको मन नहीं है, बैठने का ही मन है, फिर भी जो है भागना पड़ेगा ना यहाँ से, तो वही चीज़ आपका यहाँ पे। तो अगर मान लेते हैं जिन फैमिलीज का इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट होता है या जिस प्रोजेक्ट के कारण से अगर उनकी ज़मीनें जाती है, उनका घर जाता है, ठीक है, उनकी दुकानें जाती है या ज़मीन का कुछ हिस्सा ही क्यों न जाता है, तो उनको अफेक्टेड फैमिलीज के अंतर्गत रखा जाता है, यानी प्रभावित परिवार कहते हैं। और वैसा एरिया जहां पर 100 और मोर यानी 100 या उससे अधिक परिवारों का इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट होगा उसे अफेक्टेड एरिया कहा जाएगा, यानी प्रभावित क्षेत्र कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे। क्या हुआ, आज वो नहीं आए हेमंत सोरेन? आ रहे हैं, वो लेट से आएंगे। सो 80% कंसेंट ऑफ दी अफेक्टेड फैमिलीज, यानी प्रभावित परिवारों की 80% अनुमति चाहिए किसके लिए, प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए। बट अगर हम PPP प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो 70% कंसेंट ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज, यानी जो आपका 70% जो आपका ये चाहिए। सर जैसे प्राइवेट कंपनी के लिए जो जमीन मिलता है वो गवर्नमेंट ही अलॉट करता है। बिल्कुल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अडानी पावर गोड्डा में है, ठीक है, तो जो है अडानी पावर को जो जमीन दिया गया होगा उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले उसका एक्विजिशन किया होगा, और एक्विजिशन करने के बाद जो है आपका, ठीक है, वो अडानी पावर को दे दिया गया, तब जाके जो है अडानी पावर वहाँ पे एस्टैब्लिश हो पाई। अब उसमें भी जो भी वहाँ पे अफेक्टेड फैमिलीज होंगे उनके लिए पहले क्या है कि आपका रीसेटलमेंट एरिया आइडेंटिफाई किया गया होगा कि ये एरिया होगा रीसेटलमेंट के लिए, है ना, तब जाके। और जब तक से उनका जो है, ध्यान रखिए, जब तक से रीसेटलमेंट काम पूरा नहीं होगा तब तक से किसी का भी फिजिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं किया जा सकता है। मतलब आप उनको पहले नहीं भगा सकते हैं, यानी पहले रीसेटलमेंट के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, और वहाँ पे बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, जो एक तरह से दुकानें होनी चाहिए, हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये कहता है, आप पढ़ेंगे ये में, वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो 4 ये है ना शेड्यूल है, उन शेड्यूल में जो है आपका इसी चीज़ के बारे में प्रोविज़न है। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है अभी के लिए, उतना पढ़िए जिससे आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। बाद में जब ये होगा तब देख लीजिएगा, ठीक है। कंसेंट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, किसके लिए, आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे अगर मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे अगर मानते हैं सरकार जो है रेलवे के लिए जो है क्या है, लैंड एक्विजिशन करना चाहती है, तो उसके लिए कोई कंसेंट की जरूरत नहीं होती, सीधे गवर्नमेंट का नोटिस आएगा कि हाँ ये एक्विजिशन होगा, ठीक है। और जो आपका RNR स्कीम का जो बेनिफिट होता है वो बता दिया जाता है कि ये होगा। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो फिर क्या कर सकते हैं, वो अपील कर सकते हैं, बाकी बात वहाँ कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर रोड बनाना है तो भी जो आपका क्या है, वैसा कोई कंसेंट की जरूरत नहीं होता है, हाँ, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर कंसेंट चाहिए होगा, नहीं तो फिर जो है आपका, और इसीलिए कई बार क्या होता है ना कि जब सरकारी कुछ प्रोजेक्ट होते हैं उसमें लोग विरोध करते हैं तो फिर क्या होता है आपका, ठीक है, गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपका नगरी में एक्विजिशन किया जा रहा था, बाउंड्री वगैरह हो गया था, लेकिन लोगों ने विरोध किया, सारा बाउंड्री तोड़ दिया, फिर जो है गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो है आपका एक तरह से मास अपोज एक तरह से हुआ, ठीक है, काफ़ी सारे लोग ये निकल आए सड़कों पर, तो इस कारण से ऐसी चीज़ें देखने मिलती हैं। और सर ये जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह लैंड एक्वायर करते हैं बड़े बड़े सोसाइटीज बनाने के लिए, उनके लिए परमिशन रिक्वायर्ड होता है? ठीक है, अगर मान लेते हैं सोसाइटीज़ बनाने के लिए तो वो खरीदते हैं ना उसको, ठीक है। एक्विजिशन में क्या होता है कि ये जो है आपका ऐसा नहीं परमानेंट होता है ये सो। जैसे मान लेते हैं कि अगर इसमें क्या होता है ना कि 30 सालों के लिए एक तरह से ये है,
ठीक है। अब वो लीज पर देते हैं एक तरह से, समझिए। अब एक्विजिशन करके ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनी को बेचा जाता है। और ध्यान रखिएगा, आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे, अगर एक्विजिशन हुआ है तो आप उस जमीन को बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। बेचने के पर्पज से एक्विजिशन नहीं होता है यहाँ पे। अगर मान लेते हैं कि वो देखा जाता है कि अगर जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लैंड एक्विजिशन किया गया है अगर वो पूरा नहीं हो रहा है, 5 साल और फिर जो है आपका 15 साल, ठीक है, कि पार्शियली 5 ईयर्स के लिए और कंप्लीटली जो है आपका 15 ईयर्स के लिए अगर नहीं होगा तो वो जमीन जो है आपका वापस किसको चला जाएगा, आपका ओरिजिनल रैयत को चला जाएगा। अगर मानते हो ओरिजिनल रैयत के पास नहीं जाएगा तो फिर जो है आपका जाएगा गवर्नमेंट लैंड बैंक के पास, ठीक है। और फिर जो है आपका गवर्नमेंट लैंड बैंक के पास ही रहेगा। कल को अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर जमीनें चाहिए, जैसा मान लेते हैं अभी कुल जो है पिछले साल जो है आपका हमारे मुख्यमंत्री साहब गए थे यूरोप, है ना, वहां पे जो है दावोस तो अभी हाल फिलहाल में गए, तो हाँ, तो अगर मान लेते हैं कि वो जो गए वहां पर और जो है वोल्वो कंपनी के साथ जो है एक एमओयू हुआ कि हम आपके यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, तो जमीन तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो जमीन जो है आपका सरकार के पास अगर लैंड बैंक के पास है, ठीक है, तो वो दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर जो है आपका एक्विजिशन किया जाएगा। तो जनरली अब क्या करती है सरकारें जो है चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट तरीके से जो है शुरू करने के लिए गवर्नमेंट लैंड बैंक से ही ज़मीनें देती है, ताकि क्योंकि एक्विजिशन का प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा लंबा होता है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में हाँ चलो ठीक है ऑर्डर पास किया हो गया, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है इसके लिए। मान लीजिए एक्विजिशन कर रहा है और बीच में कोई रिलीजियस साइट आ गया तो रिलीजियस साइट आ गया तो उसका एक्विजिशन नहीं होगा ना। अगर रिलीजियस साइट होगा तब, हाँ, अगर नोटिफाइड, अगर मान लीजिए कि जैसे कि अभी होता है कि कहीं भी खड़े कर देते हैं मंदिर हो जाए वैसे, तो वो नोटिफाइड होगा नहीं, वैसा वो रिलीजियस साइट नहीं हुआ। जैसे मान लेते हैं कि इसमें क्या हो सकता है आपका, जैसे सरना प्लेस हो गया, मसना हो गया, जाहिर थान हो गया, ऐसा है तो उसका एक्विजिशन नहीं होगा, ठीक है। या फिर ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है, या कोई ऑलरेडी जो है आपका ये चल रहा है तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। पहले गवर्नमेंट देखती है कि किस एरिया को हमें एक्विजिशन करना है। सबसे पहले तो प्लानिंग बनता है ना, कि जो प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट अगर ये अप्रूवल हो गया तब जाके जो है आपका उसके लिए जो एक्विजिशन साइट एक तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ इस साइट पे जो हम लोग ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे मानते हैं रिम्स 2 बनना था, तो पहले रिम्स 2 बनना है तो पहले जमीन नहीं देखा गया, पहले ये देखा गया कि रिम्स 2 का पहले जो है एक तरह से अप्रूवल मिल जाए कैबिनेट के द्वारा। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि हाँ चलो रिम्स 2 बनेगा, लेकिन अब कहाँ बनेगा, तो बनाएंगे हम रांची में बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, ऑलरेडी हमारा एक्वायर्ड किया हुआ लैंड कहाँ पे है, तो ये में कांके में है, ठीक है, तो उसको ये करेंगे। पता चला कि जो है आपका 1957-58 में एक्विजिशन हुआ था, वहाँ के लोगों ने क्या कहा कि भाई हमें इसका कॉम्पनसेशन मिला ही नहीं है। और रही बात कि यहाँ आगे जाएंगे तो बात होगा कि जो ग्रीन लैंड होता है, ग्रीन लैंड का मतलब हो गया जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका एक्विजिशन नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी उसमें खेती बाड़ी कर रहे थे, ठीक है। और बाद में हमने देखा चंपाई सोरेन खुद हल और बैल लेकर पहुंच गए थे, ठीक है। सर अगर घर के बाहर किसी का दुकान है या गुमटी है तो क्या करेगा, ठीक है, तो वो भी जाएगा, फिर उसका कमीशन उसका हाँ बिल्कुल मिलेगा कॉम्पनसेशन। उसके लिए जो है आपका अगर मान लेते हैं कि आपका दुकान जा रहा है, ठीक है, तो वो बनाने के लिए भी मिलेगा। अगर आपके पास मान लेते हैं कि जो डोमेस्टिक एनिमल वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, पालतू जानवर वगैरह खास करके गाय बैल ये सब, तो उसके लिए उसके बनाने के लिए भी पैसा मिलता है, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जहाँ से जो एरिया का जो है आपका एक्विजिशन किया गया है वहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना है दूसरे जगह रिसेटलमेंट एरिया में, तो उसके लिए 15,000 भी मिलते हैं कि भैया आने जाने का ये सारा पैसा भी रखो आप। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे सब पता चलेगा, ठीक है। और जब अधिकारी बन जाएगा तो यही सब तो काम ही करना है आपको, ठीक है। तो ये क्या करनी है, एक तरह से ध्यान रख लेनी है। अब कुछ डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहला अफेक्टेड फैमिली, तो लैंड जिनका जो एक तरह से ज़मीन गया हो या फिर जो है आपका घर गया हो या फिर जो है आपका ज़मीन का कुछ हिस्सा गया हो, तो उसको क्या कहा जाएगा आपका, उसको कहा जाएगा आपका अफेक्टेड फैमिली कहा जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो जैसे मान लेते हैं कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उसमें देखा जाता है कि वो 3 सालों से एक तरह से रह रहे या नहीं रहे, उससे ज़्यादा समय का एक तरह से होना चाहिए, ठीक है। लैंड ओनर का मतलब क्या होता है, तो इंक्लूड्स रिकॉर्ड होल्डर, यानी जिसको जो है आपका जैसे रिकॉर्ड ऑफ राइट बना और रिकॉर्ड ऑफ राइट में मेंशन है कि हाँ ये क्या आपका एक जो है आपका ज़मीन का मालिक है, लैंडलॉर्ड है, तो उसको हम लैंडलॉर्ड कहेंगे। दूसरा ये कहता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट बेनिफिशियरीज, अगर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग अगर उसको पट्टा दिया गया है तो जो है आपका क्या कहा जाएगा, उसको लैंड होल्डर कहा जाएगा या जो है आपका लैंडलॉर्ड कहा जाएगा।
इसके अलावा कोर्ट डिक्लेयर्ड ओनर्स, यानी अगर मानते हैं कि न्यायालय ने किसी आदेश के तहत अगर उसको जो है आपका लैंडलॉर्ड डिक्लेयर किया हुआ है या लैंड होल्डर डिक्लेयर किए हुए हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका लैंडलॉर्ड कहा जाएगा, भूस्वामी कहा जाएगा या भूधारक कहा जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, एक बार ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में, यानी पिछले बार ही पूछा था या किसी ये में, लेकिन जेपीएससी में ही आ चुका है। ठीक है, ये ध्यान रख लेनी है। पब्लिक पर्पस का मतलब क्या होता है, वो डिफेंस के लिए हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो सकता है, हाउसिंग के लिए हो सकता है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स वगैरह के लिए हो सकता है, इसको कहा जाता है आपका पब्लिक पर्पस। ठीक है, ये ध्यान रख लेनी है। इसके बाद आते हैं, ठीक है, इसके बाद आ जाइए बाकी टीनेंट और ये सब जो है आपको थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है कि ये सब क्या होता है, ऑलरेडी हमने सीएनटी वगैरह में पढ़ा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, इसके बारे में पिछले साल फुल फॉर्म पूछ लिया था कि SIA का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपली याद रख लेनी है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। अब ये क्यों जरूरी है, मान लेते हैं कि आप जहां पे रह रहे हैं वहां पर अगर लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसके कारण से, ठीक है, वहां के लोग क्या होंगे, प्रभावित होंगे। लेकिन किस किस तरीके से प्रभावित होंगे, क्या उनका घर जा रहा है, क्या उनकी जॉब जा रही है, क्या उनका एग्रीकल्चरल लैंड जा रहा है, क्या उनके जो है मवेशी वहां से हटेंगे, ये सारी चीज़ों का जो है आपका असेसमेंट किया जाता है पहले। ठीक है, और उसके लिए क्या होगा, आपका पहले नोटिस जारी होगी, और नोटिस जारी होने के बाद फिर क्या होता है आपका ये असेसमेंट काम तब होगा जब एक तरह से सारे के सारे जो ऑब्जेक्शन वगैरह होते हैं वो ले लिए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले क्या होगा, आपका एरिया को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हाँ इस एरिया का जो है एक्विजिशन किया जाएगा, और उसके लिए क्या होगा, आपका नोटिस जारी किया जाएगा कि हाँ ठीक है इसका असेसमेंट होना है। तो उससे पहले अगर मान लेते हैं कि क्योंकि उसका ड्राफ्ट पहले पब्लिश होता है, और उस ड्राफ्ट के बेसिस पर अगर मान लेते हैं कि किसी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है तो पहले उसको हैंडल किया जाएगा, और उसके बाद फिर जो है आपका क्या होगा, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाएगा। सो मैंडेटरी कंसल्टेशन क्या है आपका, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी एंड जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी जो भी पंचायत होगी, जैसे ग्राम पंचायत है या फिर कोई नगर निगम है या नगर पालिका है, तो उससे पहले जो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसल्टेशन करना पड़ेगा, उससे जो आपका राय मशवरा करना पड़ता है, तभी जाके ये, यानी उसकी एक तरह से सहमति चाहिए होगी। अगर मान लेते हैं कि ग्राम सभा या पंचायत या फिर जो है आपका जो नगर पालिका वगैरह है, अगर वो सहमति न दे तो फिर जो है आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वेरीफाई पब्लिक पर्पसेस, एस्टिमेट अफेक्टेड फैमिलीज एंड एंश्योर मिनिमम लैंड यूजेज, यानी जो है यहाँ पे ये है कि सरकार कितना एक्विजिशन करेगी, अगर एक्विजिशन करना भी है तो कितना, तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट चाहेगी कि मिनिमम से मिनिमम हो, क्योंकि उसमें खर्च भी तो होते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा लोग एक तरह से अफेक्टेड ना हो, इसलिए जो आपका मिनिमम से मिनिमम आपका एक्विजिशन होगा। और दूसरी चीज़ है कि ये ध्यान रखा जाएगा कि हाँ जिस एक तरह से पब्लिक पर्पस के लिए एक्विजिशन करना है क्या उसी के लिए हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, ये सारा चीज़। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे SIA स्टडी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ, यानी जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट जो स्टडी होगी वो 6 महीने के भीतर कंप्लीट होना चाहिए। अब आप कहेंगे कब से 6 महीना, तो जब से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि अब सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होगा, उस नोटिफिकेशन से जो आपका 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक है, 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। एग्जाम्पशन की बात करते हैं, सेक्शन 9 कहता है गवर्नमेंट कैन स्कीप SIA इन अर्जेंट केसेस लाइक डिफेंस हो गया या नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज़ का एक्विजिशन किया जा रहा है तो वहाँ पर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसको जो है एक तरह से स्कीप कर सकती है सरकार, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि जो है करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये थोड़ी मिनिमम फैमिली भी रिक्वायरमेंट है, कितना फैमिली? नहीं फैमिली का बात नहीं है यहाँ पे। जैसे इसमें क्या है कि अगर मान लेते हैं कि पहले तो आप मुझे ये बताइए किस चीज़ का फैमिली, मतलब जैसे कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, एक आदमी इफेक्ट हो रहा है, उसमें भी यही असेसमेंट करना होगा। नहीं, इसमें क्या है कि जैसे जो अफेक्टेड एरिया है ना, पहले तो उसको अफेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा। अफेक्टेड एरिया किसको कहेंगे, अगर 100+ फैमिलीज अगर जो है क्या हो रहे हैं, उनका इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी अनैच्छिक विस्थापन हो रहा है, तब जाके उसको अफेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा। और अफेक्टेड परिवार का मतलब हो गया कि वो परिवार जिसका जमीन जा रहा है या जमीन का कुछ हिस्सा जा रहा है या फिर घर जा रहा है या दुकान जा रहा है, तो उसको कहा जाता है आपका, मतलब उस प्रोजेक्ट के कारण से, जैसा मानते हैं यहाँ सड़क बन रही है लेकिन जो है घर का एक हिस्सा क्या हो गया आपका उस सड़क के में चला गया, तो वो भी अफेक्टेड फैमिली में आएगा। ठीक है, तो अफेक्टेड एरिया तब जाके डिक्लेयर किया जाता है जब 100+ फैमिलीज का इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट हो, अनैच्छिक विस्थापन हो, तब जाके उसको
ठीक है। और बाकी जो है आपका नोटिफिकेशन इसका जारी होगा, उसके 6 महीने के भीतर जो है आपका क्या हो जाना चाहिए, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है आपका स्टडी पूरी हो जानी। वॉलंटरी में फॉर्सफुली भी उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। इनवॉलंटरी का क्या मतलब हुआ? मतलब आप कर दिए उसका वो जा नहीं रहा, जैसे बात अब जैसे मान लेते हैं, सुन लीजिए आपको बताते हैं, यहाँ पे 100 परिवार हैं, ठीक है। 100 परिवार में ऐसा हुआ कि जो है आपका कुछ लोग रेडी हो गए कि हाँ चलो ठीक है हम ये हटेंगे, लेकिन जैसे मान लेते हैं कि पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट लगानी है और उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है, पहले तो कंसेंट लेना पड़ेगा, नोटिफिकेशन जारी होगा तो, क्योंकि पंचायत के साथ बैठक करनी होगी। अब मान लेते हैं उसमें से जो है आपका, ठीक है, 70% या 80%, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो 80% फैमिलीज ने क्या कहे, अपना कंसेंट दे दिया। कंसेंट दे दिया PPP प्रोजेक्ट में 70 और प्राइवेट में जो आपका 80। तो मान के चलिए कि जो आपका 80% फैमिलीज ने क्या कर दिया, अपना कंसेंट दे दिया। बाकी 20% तो वो नहीं चाह रहे कि वहाँ से हटना चाहते, सो समझिए इस बात को, तो उनको ज़बरदस्ती ही हटना पड़ेगा। जबरदस्ती, जैसे उसमें टाइम पीरियड रहता है 6 साल के अंदर आपको प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश 5 साल से उस ड्यूरेशन में अगर डिस्प्लेस नहीं हुआ तो क्या फिर रिटर्न आ जाएगा? रिटर्न जो है ये 5 साल और 15 साल का देखा जाता है कि 5 साल में क्या है आपका, ठीक है, पार्शियली, और जो है 15 साल कंप्लीटली, ठीक है। अगर मान लेते हैं जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने लैंड एक्विजिशन किया है, अगर वो आप मानते हैं वो प्रोजेक्ट अगर नहीं लगा रहे हैं, तो फिर जो है आपका क्या होगा, वो ज़मीन फिर रिटर्न चला जाएगा किसके पास, जो ओरिजिनल रैयत होंगे उनके पास, या उनके जो हेयर होंगे उनके पास, जो उनके वंशज होंगे ना। अगर मानते हैं जो ओरिजिनल रैयत है वो नहीं है, उनके वंशजों के पास चला जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो फिर चला जाएगा किसके पास, गवर्नमेंट लैंड बैंक के पास, जो सरकार के पास जो भूमि बैंक होता है, ठीक है, उसके पास चला जाएगा। और सरकार के पास जाएगा तो फिर कल को कोई नया प्रोजेक्ट लगाना हो या कुछ भी होगा तो फिर जो है आपका वो सरकार दे सकती है। वो ऑटोमेटिक लैंड बैंक में ट्रांसफर होता है कि नहीं, इसमें फिर क्या है कि जो अथॉरिटी है उसके पास है ना पावर, ठीक है, अथॉरिटी देखती है बेसिकली। अभी 6 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो 6 साल से ज़्यादा हुआ है तभी है ना, और 10 साल का समय है। और पार्शियल पार्शियल होना चाहिए, तो पार्शियल यूटिलाइजेशन में भी जरूरी थोड़ी ना कि सर जितना लैंड एक्वायर किया उसमें कंप्लीट हाँ, अगर मान लेते हैं कि कुछ एक एरिया में भी कुछ किया होगा, वो तो कैलकुलेट होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर उसने जो है 50 एकड़ या 100 एकड़ एरिया को का एक्विजिशन किया, मान लिया जाए, अब उसमें से कुछ एक एरिया में किया होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो पार्शियली का मतलब क्या हो गया, अगर एक ईंटा भी गाड़ दिया ना तो वो पार्शियली में आ जाता है, कंस्ट्रक्शन हो गया, समझ गए। उनका एक फंक्शनल यूनिट भी है सर। नहीं, एक एग्जांपल मैं इनको बता रहा हूँ। पार्शियल का मतलब हो गया एक ईंटा भी गाड़ दिया ना तो समझ लीजिए वो पार्शियल में आ जाएगा कि भाई काम तो हम कर ही रहे हैं, एक ईंटा तो गाड़ दिए हैं, अगला फिर ये करेंगे तो उसके पास टाइम होता है। और देखिए क्या है, नियम बनते हैं कुछ और उसका एग्जीक्यूशन होता है कुछ और तरीके से, समझ गए। अगर नियम के अनुसार सारा चीज़ चले ना तो फिर तो जो है आप लोगों को यहाँ कोचिंग में बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो है आपका स्कूल कॉलेजेस में ही इतना पढ़ा दिया गया होता कि आपको ये सब जो है जानना ही नहीं पड़ता। पैसा नहीं कमा रहे। अरे अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कुछ वीडियोस यूट्यूब पे, ठीक है, 10th क्लास के 12th क्लास के बच्चे जो एग्जाम दे देकर निकल रहे हैं, साइंस का स्पेलिंग तक नहीं पता उनको। हाँ, तो वो अभी पिछले साल जो असेसमेंट हुआ उसमें 44% बच्चों का 8th क्लास तक बेसिक मैथमेटिक्स ही आता है। अब वो तो बहुत दूर की बात बता दी है, मैं 11th 12th क्लास की बच्चों की बात बता रहा हूँ, उनको सही से बुक पढ़ना नहीं आता है, ठीक है, बहुत बुरा हाल है। मतलब हम लोग बहुत ठीक है। गलत जनरेशन बहुत आगे है। और एक बार ऐसे ही जो है मैं कॉपी चेक कर रहा था, वहाँ पूछा था ठीक नहीं है। कि जो है फ्रांसीसी क्रांति क्या है, ऐसा था। तो लिखा क्या बच्चे ने कि जो है फ्रांसीसी क्रांति एक जो है बहुत बढ़िया क्रांति है, सुन लीजिए, जिसमें लोगों को जो है आपका ब्रेड की आवश्यकता थी, लेकिन जब ब्रेड नहीं दिया गया तो उन्होंने क्रांति किया, उसको फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, ऐसा कुछ करके लिखा था। गांधी जी का असहयोग, ठीक है। एक बार पूछा शीत युद्ध क्या है, कोल्ड वॉर, बात नहीं, शीत युद्ध क्या है, तो लिखा जब दूगो आदमी, दूगो ऐसा लिखा, जब दूगो आदमी बिहाने बिहाने शीत में पटका पटकी लड़ता है तो उसको शीत युद्ध कहते हैं। आपको मजाक लग रहा है, ठीक है। तो 2 आदमी रसिया अमेरिका होगा उसके रुक जाइए।
अगर सर 7th क्लास में लिखा था, छोटा भाई को पता लिखा तो पढ़ लिख लो, तो आपको कोई बाप अपना बेटी नहीं देता। बेटी का बेटो नहीं देगा, बेटा कह देगा भाई, उसका थर्ड जेंडर हो गई। बहुत खराब आदमी। 1 मिनट, अगर मेरे पास वो होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। बेटी दीजिए। सर आपके हाथ में इंजेक्शन लगा है। बोला ना तबीयत खराब है मेरी। अब देखिए एक जो है, अब सुन लीजिए, एक सवाल का आंसर सुनाते हैं आपको। लिखा है क्या, और आपको विश्वास ना हो, देखिए इसमें लिखा हुआ है, लिखा है ना। अब आपको बताता हूँ लिखा है क्या। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। अब जो लिखा है वही मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। सुन तो लीजिए। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस में ब्रेड का दाम बढ़ गया, जिसके कारण वहाँ के लोग एक क्रांति किए, जिसे फ्रांसीसी क्रांति का कारण माना जाता है। आंसर जो है क्वेश्चन के साथ किसी भी तरह से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा सवाल है, रॉलेट एक्ट क्या था और भारत में कब लागू किया गया। आंसर बच्चे ने क्या लिखा है, रॉलेट एक्ट एक कानून था जिसके चलते लोगों को काम करवाया जाता था। जो व्यक्ति काम नहीं करता था उसे जहरीले गैस में डाल दिया जाता था। भारत में 1958 में लागू किया गया। ये सरकारी स्कूल के बच्चे लिख रहे हैं, और सरकारी स्कूल का मास्टर जो है उन्हें पूरा का पूरा नंबर भी दे रहा है। देखिए ये 2 मार्क्स का था, ये 3 मार्क्स का था, ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिले भी हुए हैं। मिला है ना। टीचरों पास कर गया। सर प्रेशर है कि पासिंग परसेंटेज 100% दिखाओ, 99% दिखाओ, बाकी स्टेट के मुकाबले। एक था औद्योगिकरण के प्रभाव के बारे में वर्णन करें। बच्चे ने क्या लिखा है, औद्योगिकीकरण का मतलब है, सुन तो लीजिए, औद्योगिकीकरण का मतलब है कि जैसे खेती करना, बगीचा, जैसे कि धान उगाना, सब्जी उगाना इत्यादि, इसमें उत्पादन किया जा रहा है, इसलिए इसका प्रभाव सबसे अच्छा मुनाफा होता है। अगर नहीं उत्पादन कर सके ना तो लाभ होता है, ठीक है। तो और मास्टर साहब ने इनको जो है, इसको जो है इस आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स भी मिला है, जो कि 3 मार्क्स का ही एक तरह सा क्वेश्चन था, और एक 5 मार्क्स का था, उसमें पूछा था। एक लास्ट आपको बताई देते हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में वर्णन करें। लिखा क्या कि महात्मा गांधी एक गरीब इंसान थे। आजकल सुन तो लीजिए, आजकल भी असहयोग आंदोलन वह चीज है जिसमें किसी का भी सहयोग मिलता है, और ये हमारे हाथ में नहीं रहता है। हमें कोई भी चीज का कोई भी कमी नहीं होता है, और पढ़ने लिखने कोई परेशानी नहीं होती, किसी मतदान मिलता है। मास्टर साहब इसको 6 मार्क्स दिए हैं। अब देखिए नीचे 5+1, ठीक है। मैं हिस्ट्री सर से जाके मिला, मैं बोला क्या है ये, बोला कि हमारे ऊपर प्रेशर है, पास नहीं करेंगे तो क्वेश्चन हमारे ऊपर होगा कि क्यों पास नहीं किया। ये बोल रहे हैं जो लिखा है कि महात्मा गांधी के धोती देख के समझ गया झारखंड बोर्ड का है। हाँ, तो बात नहीं, तो बात ऐसा है कि लॉ बनते हैं कुछ और, ठीक है, ये के लिए, और जो उसका एग्जीक्यूशन होता है कुछ और तरीके से। तो इसलिए जो है आप अभी एग्जीक्यूशन पे मत जाइए, जो बना हुआ है उसको देखिए, ताकि आपके आंसर जो है आप वहाँ पे करेक्ट को टिक कर सके। लगता है कि लेट से जन्म लेना चाहिए था, बहुत पहले। चलिए, तो जब मुझे थोड़ी सी ना ये फील होती है कि जो है अब थोड़ा मतलब डाउन टाइप का फील हो रहा है, तो निकाल के पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा अंदर से ना खुशी मिलता है कि चलो ठीक है, माहौल बढ़िया है। हाँ, तो ये जो है क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो है फूड सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, यानी जो है ये चैप्टर 3 में आपको मिलेगा। इसमें जो है कुछ एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं जो कि आपको ध्यान रख लेनी है। पहला चीज क्या कहता है, इरिगेटेड मल्टी क्रॉप लैंड कैन नॉट बी एक्वायर्ड एक्सेप्ट एज लास्ट रिजॉर्ट, यानी अगर मानते कोई कृषि भूमि है तो उसका एक्विजिशन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर मानते वही अंतिम उपाय है तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो जाके जो है आपका वैसी जमीन का एक्विजिशन किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। रिम्स 2 वाले केस में क्या है कि रिम्स 2 बेसिकली जहां पे बनना था वो क्या था, आपका ग्रीनलैंड था। ग्रीनलैंड भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड भी लिखा हुआ हो सकता है। तो वो बेसिकली क्या था, ग्रीनलैंड था। अब उसका एक्विजिशन जो है नहीं कर सकते क्योंकि उसमें खेती बाड़ी होती है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, खेती वाली जमीन का जो है आप एक्विजिशन नहीं कर सकते। हाँ,
लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो है कोई लाइक एक तरह से ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कहने मतलब रेलवे लाइन बिछाना है या फिर जो है आपका कोई रोड वगैरह बनाना है, तो उसमें एक्विजिशन किया जा सकता है, उसके लिए कोई वैसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और सेंसिटिव एरियाज में डिफेंस जैसे कि ये खूंटी वगैरह में जो एस्टैब्लिश किए थे वो भी कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है कि कुछ चीजें हैं, लेकिन जनरली क्या है कि अब वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब रोड के लिए जैसा वहां तक आया, पता चला यहाँ पे जो है आपका खेती बाड़ी वाला जमीन है, अब रोड को उधर घुमा के नहीं ले लेके जाएंगे, पहुंचा दिए, है ना। तो ये एक तरह से क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। कॉम्पनसेशन क्या कहता है कि इक्विवेलेंट वेस्टलैंड मस्ट बी डेवलप फॉर द फार्मिंग और मनी पेड, यानी जो है आपका ठीक है जितनी जमीन जो है अक्वायर की गई है उतना ही जमीन किसी वेस्टलैंड को जो है क्या करना है, जो है एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करके वो जो टेनेंट हैं जिनकी जमीनें हैं उनको जो है क्या कर देना, आपका सेटलमेंट कर देना है। या फिर अगर मानते हैं कि जमीनें नहीं दे सकते हैं तो आपको क्या करना है कि उसके इक्विवेलेंट आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा एक तरह से एज ए कॉम्पनसेशन देना होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका किसके लिए है, ग्रीनलैंड के लिए है, ध्यान रख लेनी है। ठीक है, लेकिन वही अगर रैखिक परियोजना हो, लिनियर प्रोजेक्ट हो जैसे रेलवेज, हाईवेज, पावर लाइंस, तो इनके लिए जो है आपका ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो ग्रीनलैंड हो चाहे आपका जैसा भी हो, वो एक्विजिशन किया जाएगा। ठीक है, हाँ मिलिट्री कैंप थोड़ी जो है लिनियर प्रोजेक्ट में आता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रख लेनी है कि जो है आपका द एक्विजिशन प्रोसेस, अब ये क्या है एक तरह से, तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, चैप्टर 4 में। तो सबसे पहला चीज होता है प्राइमरी नोटिफिकेशन, जो कि सेक्शन 11 में है। तो अगर मानते हैं एक्विजिशन करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो है एक तरह से उसका एक नोटिस जारी करेंगे। ठीक है, तो कहता है इशूड इन गैजेट न्यूज़पेपर्स, नो सेल अलाउड आफ्टर दिस, यानी जो है प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बात वो कहाँ पे जारी होगा, वो लोकल न्यूज़पेपर में जारी होगा। ऐसा नहीं कि जो आपका मान लेते हैं कि गांव के लोग जो है क्या पढ़ते हैं, दैनिक जागरण अगर पढ़ते हैं या प्रभात खबर पढ़ते हैं या हिंदुस्तान पेपर पढ़ते हैं, उसी में देना पड़ेगा। अब पता चला कि आपने जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में दे दिया, जो कोई पढ़ता ही नहीं है, तो लोगों को पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तो थोड़ा सा ये है, आप जो है ये पढ़िएगा ना, क्या बोलता है आपका डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट जो ये है, उसमें 3 न्यूज़पेपर कम से कम 2 हिंदी में होना चाहिए, समझ गए। ये ध्यान रख लेनी है, ये न्यूज़पेपर में जाएगा। उसके बाद जो है एक तरह से न्यूज़पेपर में जाने के बाद जो है जैसे ही नोटिफिकेशन एक तरह लोगों तक पहुंचा, उसके बाद जो है आपका मतलब नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद आप ना तो ज़मीन खरीद सकते हैं और ना बेच सकते हैं। वो जो है एक तरह से क्या होगा, जिस एरिया को आइडेंटिफाई किया गया एक्विजिशन के लिए, उस एरिया का अब किसी भी तरह से सेल और जो है आपका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। सेक्शन 15 कहता है कि आप जो है 60 दिनों के भीतर क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्शन एक तरह से ये करेंगे। ठीक है, तो फाइल विद इन 60 डेज टू दी कलेक्टर, कलेक्टर के पास ऑब्जेक्शन अब ये करेंगे। ऑब्जेक्शन देने के बाद फिर जो है आपका उसका जो है एक तरह से ये किया जाएगा। ठीक है, उसको रिजॉल्व किया जाएगा, मानते किसी को ये है तो। ठीक है, सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग क्या होगा, फाइनल स्टेटमेंट दैट लैंड इज नीडेड फॉर द पब्लिक पर्पस, ये जो है एक तरह से जारी किया जाएगा। यानी जो है जो ऑब्जेक्शन थे उसको भी हैंडल कर लिया गया है। और अब जो है सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका फाइनल एक तरह से पहले ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था या नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था, उसके बाद फिर जो आपका फाइनल पब्लिकेशन होगा कि हाँ भैया कि जो है आपका सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जमीन एक तरह से हमें चाहिए। इफ डिक्लेरेशन यानी सेक्शन 19 इज नॉट इशूड विद इन 12 मंथ्स ऑफ SIA प्रोसेस लैप्स, यानी जो है ये कहता है कि अगर जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के 12 महीने के भीतर अगर घोषणा जो है आपका जारी नहीं किया जाता है तो प्रक्रिया क्या कर दिया जाएगा, आपका रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, कि अब जो है ये प्रक्रिया एक तरह से जारी नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। इसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ कॉम्पनसेशन, यानी जो है जो मुआवजा मिलेगा वो किस तरीके से एक तरह से मिलेगा। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रख लेनी है कि जो आपका सेक्शन 26 कहता है कि मार्केट वैल्यू उसका निकाला जाएगा। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू जो है आपका, ठीक है, निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वो देखा जाएगा कि आसपास का रेट क्या है। ऐसा हो सकता है जैसे मान लेते हैं कि शहरी क्षेत्र में रेट अलग होता है, ग्रामीण क्षेत्र में रेट अलग होता है, तो देखा जाएगा कि उस जमीन की वैल्यू वहाँ पे आसपास में क्या है। अगर मान लेते हैं कि कोई मार्केट वैल्यू नहीं पता चलता है तो सरकार डिसाइड करेगी उसके लिए मिनिमम वैल्यू कि आखिर जो है न्यूनतम दाम क्या होना चाहिए। ठीक है,
अगर मार्केट वैल्यू अगर नहीं पता, ऐसा हो सकता है ना कि कहीं पे आप गए, जैसे एकदम जो खूंटी के एकदम बीहड़ एरिया में चले गए, जहाँ ज़मीन ना तो खरीदा जाता ना बेचा जाता, कैसे पता चलेगा क्या रेट मिलेगा यहाँ की ज़मीन का? आप नहीं, अगर वहाँ खरीद बिक्री होता ही नहीं है, एकदम गांव वाला एरिया चले जाइए, एकदम राजमहल पहाड़ी वाला एरिया चले जाइए, जहाँ खरीद कोई ज़मीन लेता ना है ना बेचता है, ठीक है, तो कैसे आप क्या दाम लगाइएगा वहाँ पे? गवर्नमेंट का पॉलिसी रहता है। नहीं, गवर्नमेंट वाला छोड़ दीजिए, ठीक है, वही तो मैं, वो तो लास्ट मैंने बताया ही कि अगर मान लेते हैं कि कोई अगर आसपास का कोई प्रेवलेंट रेट ना रहे, तो फिर क्या है, सरकार उसका रेट लगाती है, मिनिमम वैल्यू लगाती है, 10 साल का एवरेज निकालती है, पिछला 10 साल का। भाई वहाँ खरीद बिक्री हो ही नहीं रहा है, नहीं भी हो तो रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सरकार, सिंपल सा है, ध्यान रख लीजिएगा, अगर कोई प्रेवलेंट रेट न रहे तो सरकार उस जमीन का मिनिमम वैल्यू निकालेगी कि आखिर क्या दाम होना चाहिए, सिंपल है एकदम, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब क्या है कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है कि जितना एक तरह से मान लेते हैं कि वैल्यू निकाला गया, उसका या तो 1 गुना होगा या आपका 2 गुना होगा, ठीक है, जो एक तरह से कॉम्पनसेशन एक तरह से दिया जाएगा, वो 1 गुना या 2 गुना होगा। अर्बन एरिया में क्या होता है, आपका 1 गुना ही होता है, कि क्योंकि अर्बन एरिया में देखिए ज़मीनें ऑलरेडी महंगी बिकती हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप रांची में यही अगर लालपुर वाला एरिया चले जाएं तो पता चला जनरल प्लॉट जो होगा कम से कम 30-40 लाख रुपया कट्ठा होगा या डिसमिल हो सकता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अब मान लेते हैं इसका डबल अगर दे दिया तो फिर तो जो है आपका, ठीक है ना, मरने जैसी स्थिति हो जाएगी जो एक्वायरिंग बॉडी है उसके लिए, क्योंकि सरकार पैसा नहीं देती है ना, जो पैसा या कॉम्पनसेशन है वो एक्वायरिंग बॉडी एक तरह से ये पे करती है, ठीक है। खैर वो तो एक तरह से बात की बात है, ठीक है। सोलेटियम की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रख लीजिए, सेक्शन 30 कहता है 100% एक्स्ट्रा ऑन मार्केट वैल्यू फॉर मेंटल जो है आपका एगोनी, यानी जो है आपका जो मानसिक पीड़ा से जो है एक तरह से ये है कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए क्या आपका, उसके लिए जो है आपका 100% एक्स्ट्रा एक तरह से मार्केट वैल्यू दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये उतना ज़्यादा, 100% एक्स्ट्रा मतलब दुगना दाम, दोगुना दाम नहीं, हाँ, दूंगे ना होगा। ठीक है, 100 रुपये हमको एक्स्ट्रा। हाँ। तो ये क्या होता है, देखिए अगर मान लेते हैं कि क्षतिपूर्ति अगर हो जाए, जैसे क्या है कि अगर मानते हैं एक्विजिशन के कारण से कुछ आपका डैमेज वगैरह हो जाता है तो उसका 100% आपको मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि दुकान चला गया, ठीक है, या फिर आपका मान लेते हैं कुछ भी ऐसा हो गया, ठीक है, तो उसके लिए वो 100% एक तरह से उसका मिलता है, जितना डैमेज होगा ना उसका 100% दिया जाएगा। 100% मतलब क्या हुआ, दोगुना थोड़ी होता है, ठीक है, ठीक है, तो जितना उसका वैल्यू है ना उसका 100% उसको दिया जाएगा, फिर मेंटल एग्री हो ना उसको, ठीक है। फर्क पड़ रहा है। तो जैसे एक्स्ट्रा ऑन मार्केट वैल्यू, जैसे मार्केट वैल्यू जितना है ना उसका एक्स्ट्रा 100% मिलेगा। जैसे हाँ, कहना मतलब आप इसको उस तरीके से देख सकते हैं, जैसे मानते हैं 100 रुपया दाम था इसका, तो एक्स्ट्रा 100% इसके लिए मिलेगा, मतलब 200 रुपया। हाँ, तो आप 2 गुना कह सकते हैं अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट जो आपका 12% पर एनम फ्रॉम द नोटिफिकेशन टू अवार्ड, अगर मान लेते हैं जैसे क्या होता है कि जिस दिन नोटिफिकेशन एक तरह से जारी हुआ उस दिन से क्या होता है कि जो कॉम्पनसेशन अमाउंट होता है उस पर क्या होता है आपका 12% का इंटरेस्ट रेट एक तरह से लगना शुरू हो जाता है। जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा अमाउंट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो सर बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है यहाँ पे, तो पहले जिस एरिया का एक्विजिशन करना होगा उसका एक मार्केट रेट डिसाइड होगा, बिल्कुल। रूरल है तो 1 या 2x उसका वैल्यू पहले डिसाइड होगा, उसके ऊपर से ये सोल्यूशन वाला 100% एक्स्ट्रा पैसा, बिल्कुल, ठीक है। सर, जो हाँ, मान लीजिए स्टैंप में ड्यूटी में वो घपला किया है, ठीक है, और वहाँ पे 10-15 लोग का जमीन है, ठीक है, 3-4 आदमी स्टैंप में घपला किया है, तो सबका मतलब सेम लैंड ऑफ मेजरमेंट ऑफ जमीन है, ठीक है, तो किस हिसाब से फिर मिलेगा, मतलब वो स्टैंप में घपला किया तो उसी हिसाब से मिलेगा या फिर एवरेज रेट जो होगा सेल वेल का? जैसे क्या है कि एवरेज डिसाइड होता है, ठीक है, उस एरिया के लिए। भले जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर मान लेते हैं कि आपने जो है एक तरह से किस जैसे स्टैम्प ड्यूटी में स्टैम्प का घपला करके आपने कम में एक तरह रजिस्ट्री करवा लिया, ठीक है, तो फिर क्या है कि एक एवरेज डिसाइड होगा ना कि यहाँ के ज़मीन का वैल्यू कितना है, मार्केट, ठीक है, मार्केट वैल्यू डिसाइड होता है, ठीक है, तो वो मार्केट वैल्यू के आधार पर जो है एक तरह से पैसे वैसे मिलते हैं, ठीक है। ये तो लूप होल हुआ ना ये भी, अब क्या कर सकते हैं, ये तो हम लोग ठीक है। पब्लिक हाँ। ये सोलेटियम अमाउंट जो था मेंटल एगोनी के लिए, तो ये तो हर केस में आपको देना ही पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस तो नहीं रहा।
क्योंकि लोग क्लेम करेंगे, ऐसा तो कोई लोग होगा नहीं जो मेंटल एगोनी क्लेम नहीं करेगा। तो समझिए 1x या 2x का जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं 3x ही जा रहा है। देखिए पहली बात सबको मालूम नहीं होता है ना, ठीक है, हाँ सही बात। अवेयरनेस भी जरूरी है। सबको इतना जानकारी नहीं होता ना। सर फिर भी ऐसा होगा सरकार थोड़ा जानकारी हाँ? जैसे 80% लोग तो रेडी हो गए, बाकी जो 20% है वो मेंटल एगोनी फेस कर रहे हैं, हाँ। तो वो लोग नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, पता है उसको मिलेगा, कर रहा है नहीं। जिसको देखिए मालूम ही नहीं होता ना बहुत को, ये तो आप इसलिए आज जान रहे क्योंकि आप जरूरत पड़ी है इसकी, सर बोलता भी तो है कि तुम ठीक है। मेरे को बताना मत किसी को। हाँ, तो इसीलिए जो है ऐसा नहीं होता, ठीक है। खैर जो भी हो, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट जो स्कीम है वो चैप्टर आपको जो है 6 में देखने मिलेगा। तो सबसे पहले जो आप ध्यान रहे सेक्शन 43 कहता है प्रिपेयर RNR स्कीम अप्रूव बाय द कमिश्नर, बात नहीं। तो ये जो है आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है बेसिकली राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है और वो क्या करेंगे आपका, वो पूरा का पूरा RNR स्कीम तैयार करते हैं और उसको क्या जो है आपका ये जो कमिश्नर होंगे वो क्या करते हैं, उसको अप्रूव करने का काम करते हैं। अब हाउस फॉर फैमिलीज, ठीक है, लूजिंग देयर होम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है, तो ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में अपना घर खोने वाले परिवारों के लिए बेसिकली बनाया जाता है। वन जॉब पर फैमिली और एन्युटी पेमेंट, यानी प्रति परिवार एक नौकरी या फिर जो आपका वार्षिकीय अनुदान भी मिलता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ऐसा हो सकता है कि अगर आपको जो है नौकरी नहीं दे पाए, ऐसा हो सकता है, तो फिर क्या होगा, आपको एनुअल एक तरह से क्या मिलता है आपका, ठीक है, पेंशन की तरह मिलता है, ठीक है, एनुअल। जैसे आप देखिएगा डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन जो पॉलिसी है उसमें ये कहा गया है कि अगर मान लेते हैं कि जॉब अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा आपका, पहले 1 साल तक जो है ना, जैसे 25 दिनों का जो मजदूरी भत्ता होता है वो दिया जाता है, 1 साल तक मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 25 दिन के लिए अगर जो है पर डे के हिसाब से अगर 200 रुपया भी अगर मिल रहा है तो 25 दिन का कितना मिलेगा आपका, ठीक है, 5000 रुपये। ये कितने साल तक मिलेगा आपका, 1 साल तक मिलेगा। दूसरी चीज कि अगर मान लेते हैं कि जॉब नहीं मिला है, ठीक है, तो आपको क्या है कि जो जितनी जमीन आपका एक तरह से गया हुआ है तो उसमें जो है आपका प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है, प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे एक तरह दिए जाते हैं और हर दूसरे साल क्या होगा उसमें 500 का इन्हेंसमेंट होता है, यानी 500 रुपये का वृद्धि होगा, ठीक है, ये है। लेकिन वो आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए इतना ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक नौकरी और या फिर जो आपका एक तरह से जो एनुअल एक तरह से एन्युटी दिया जाता है। सब्सिस्टेंस ग्रांट की बात करते हैं, 3000 पर मंथ फॉर 1 ईयर एक तरह से दिया जाएगा, यानी 3000 रुपये हर एक महीने एक तरह से दिए जाते हैं। वन टाइम ग्रांट में आप ध्यान रखेंगे 50,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन शिफ्टिंग, ठीक है, परिवहन या स्थानांतरण के लिए अगर आप देखेंगे तो एक बार में जो है एक तरह से ये पैसे दिए जाते हैं। लेकिन यही चीज आप डिस्प्लेसमेंट रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में देखिएगा तो वहां पे कितना मिलता है, 15,000 ही मिलता है, ठीक है, वहां पे 15,000 है, यहाँ पे जो आपका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है। सर ये हाँ। सारे प्रोविजन तीनों तरह के एक्विजिशन के लिए है, प्राइवेट, पीपीपी और हाँ, तीनों के लिए है ये, ठीक है। अब आता है आपका कौन सा, स्पेशल प्रोविजन फॉर ST SC के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, इसके लिए जो आपका पिछले साल एक सवाल पूछा गया था। अब क्या क्या चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। पहली चीज, कोशिश किया जाएगा कि जो शेड्यूल एरिया है वहां पे एक्विजिशन नहीं की जाएगी, ठीक है, पहली चीज। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तब जाके जो है आपका मिनिमम से मिनिमम लैंड एक्विजिशन किया जाएगा। लैंड एक्विजिशन करने के लिए वहां की जो ग्राम सभा होगी या फिर अगर मान लेते हैं कि वो जो आपका वहां पे पंचायत वगैरह है तो उनसे पहले क्या किया जाएगा, आपका उनका कंसेंट पहले लिया जाएगा। विदाउट कंसेंट जो आपका आप एक्विजिशन कर नहीं सकते हैं। तीसरी चीज कि अगर मान लेते हैं कि उनका रिसेटलमेंट अगर किया जाएगा तो उनको किसी शेड्यूल एरिया में ही यानी जनजातीय क्षेत्र में ही उनका रिसेटलमेंट किया जाएगा। चौथी चीज, जो कॉम्पनसेशन अमाउंट होगा उसका 1/3 अमाउंट उनको जो है आपका पहली बार मतलब पहले ही दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो आपका ये होने के बाद जितना अमाउंट है, अगर मानते हैं 1 लाख है तो जो आपका, ठीक है, 33,000 जो है 33,303 रुपये के आसपास मान के चलिए, जो भी है वो जो है एक तरह से उनको पहले ही दे दिया जाएगा और बाकी जो है एक तरह से एक्विजिशन होने के बाद जो पैसा होता है वो दिया जाएगा, ठीक है। चौथी चीज या जो भी चौथे 5वें नंबर जो भी है, अगर एक्विजिशन किया जाता है, ठीक है, और मान लेते हैं ऐसा होगा कि जो उनका सेटलमेंट कहाँ पे कर रहे हैं आपका, ठीक है, अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, मान लेते हैं कि एक्विजिशन हुआ कहाँ पे, रांची में, और सेटलमेंट किया गया कहाँ पे आपका, खूंटी में,
तो उस केस में क्या होगा, उनको जो है आपका एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन भी मिलता है, ठीक है, और जो है एक तरह से ज़मीन भी अलॉट किया जाता है। तो ये एक तरह से क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। तो रेस्ट्रिक्शन करता है ये कि नो एक्विजिशन इन शेड्यूल एरिया एज फार एज पॉसिबल। तो जैसे मान लेते हैं अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के 13 ऐसे ज़िले हैं जो कम्प्लीटली शेड्यूल एरिया में आते हैं और 3 ज़िले ऐसे हैं जो कि आपका पार्शियली जो है आपका शेड्यूल एरिया में आते हैं। तो इन एरियाज़ में लैंड एक्विजिशन जो है आपका कोशिश किया जाएगा कि ना हो। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं, तब जाके जो उसको लास्ट रिजॉर्ट मान के आपका एक्विजिशन किया जाएगा। कंसेंट जो है आपका ग्राम सभा का कंसेंट चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट हो या फिर जो आपका पब्लिक प्रोजेक्ट हो, सब में जो है आपका क्या है, एक तरह से कंसेंट चाहिए ही चाहिए। पेमेंट में ध्यान रख लिए 1/3 कॉम्पनसेशन पेड अप फ्रंट एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी जो है जितना कॉम्पनसेशन अमाउंट है उसका 1/3 जो है आपका उनको पहले ही दे दिया जाएगा, ठीक है, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पर दिया जाएगा। इन सेम शेड्यूल एरिया यानी कॉम्पैक्ट ब्लॉक टू प्रिजर्व कल्चर, यानी उनका जो रिसेटलमेंट किया जाएगा वो उनको शेड्यूल एरिया में ही किया जाएगा ताकि उनके कल्चर पर किसी तरह का कोई एक्सटर्नल इम्पैक्ट न पड़े। तो ये क्या करनी है, आपको ध्यान रख लेनी है। ये शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए या ST/SC एरियाज़ के लिए जो आपका स्पेशल प्रोविज़न किया गया है, ध्यान रख लेनी है, ठीक है। अब देखिएगा सेक्शन 41 में आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है ऑथोरिटीज एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो सबसे पहली चीज़ है आपका ऑथोरिटी, इसके बारे में पूछा गया था, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी एक बनाई जाएगी एज पर सेक्शन 51, और ध्यान रखेंगे ये किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट ही जो है एक तरह से अपॉइंट करेगी। अब इसमें क्या होता है ना कि एक होता है आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये जो डेफिनेशन में आप पढ़िएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए बात करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट का अगर एरिया है तो स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आएगी। अगर कोई यूनियन टेरिटरी है यानी जो अगर केंद्र शासित अगर क्षेत्र है, ठीक है, तो उसके लिए जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी। तो ये जो है आपका जो अगर मान लेते हैं कि एक्विजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कर रही है तो वो क्या करेगी आपका, ठीक है, लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी का गठन वो करेगी। अगर राज्य सरकारें अगर जो है ये कर रही है, एक्विजिशन कर रही है, तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी आपका, ठीक है, अथॉरिटी का गठन करेगी। अब इसमें क्या है कि ध्यान रखेंगे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट जज कह लीजिए या फिर जो आपका DM जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह लीजिए, उसके इक्विवेलेंट या उससे ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा हुआ आपको मिलेगा तो डिस्ट्रिक्ट जज कह लीजिए उसको, वही डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है, ठीक है। तो उसके रैंक का होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें टाइम लिमिट की तो डिस्पोजल विद इन 6 मंथ, यानी कोई भी अगर मामला इनके पास जाता है तो 6 महीने के भीतर उसको क्या करना है आपका, उसको जो है आपका हैंडल करके खत्म करना है, ठीक है। हाँ, DC DM, ठीक है, तो वो रैंक के एक तरह से अधिकारी होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो सिविल कोर्ट बार यानी सेक्शन 63 कहता है कि सिविल कोर्ट हैव नो जुरिस्डिक्शन, यानी जो एक तरह से जो दीवानी न्यायालय है का कोई अधिकार एक तरह से क्षेत्र नहीं है इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कोई भी दीवानी न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं कर सकती है जहां पर अधिकार किसको दिया गया है, आपका अथॉरिटी को दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपील करने का प्रोविजन है सेक्शन 74 में, ठीक है, टू हाई कोर्ट विद इन 60 डेज, यानी अगर मान लेते हैं कि कोई मामला अगर उसकी सुनवाई किसने किया, आपका अथॉरिटी ने किया हुआ है, तो आप सिविल कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है आपका हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये प्रोविजन है। लेकिन किसी भी जो आपका सिविल कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होगी, किसी भी सिविल कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है ही नहीं, ठीक है। और ये 60 दिन का विंडो सर कब से होगा? जिस दिन से एक तरह से ये किया गया है, ठीक है, जिस दिन मान लेते हैं फैसला आया उसके 60 दिन के भीतर जो है आपको अपील करना है। जैसा मान लेते हैं कि अथॉरिटी ने कोई फैसला एक तरह सुनाया, कोई मामला था उसको रिजॉल्व किया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो कहाँ पे अपील करेंगे आप, हाई कोर्ट में करेंगे विद इन 60 डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ जो है क्या बोलते हैं फाइनल हियरिंग, ठीक है, जिस दिन एक तरह से अंतिम सुनवाई हुई और फैसला सुनाएगा उस दिन से, मतलब जिस दिन कॉम्पेंसेशन भी अगर नोटिफाई होता है उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आ जा सकते, बिल्कुल, ठीक है। डायरेक्ट आप नहीं जा सकते हाई कोर्ट, हाँ, मिलिट्री के लिए अगर जमीन ले रहा है, मिलिट्री के लिए, तो उसमें SIA नहीं होता, नहीं। उसके लिए क्या है ना, देखिए अगर मानते हैं कि अब तो स्टेट गवर्नमेंट ने 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया, खास करके झारखंड के लिए, जैसा मानते हैं सरकारी बिल्डिंग बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेजेस बनाने हैं, आंगनबाड़ी केंद्र बनाना है, तो इसके लिए जो आपका SIA नहीं होगा, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है नहीं होता है। अब आंगनबाड़ी केंद्र बनाने, छोटा सा घर बनाने के लिए एक्विजिशन कर रही सरकार, ठीक है, तो उसके लिए क्या ही SIA होगा,
तो ये पहले था कि जो है आपका हर एक चीज़ों के लिए SIA होता था, अब वो SIA नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आपका जो है, ठीक है, जो सेक्शन 24 क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं कि जो लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट 1894 के तहत अगर मान लेते हैं कि एक्विजिशन किया गया था, लेकिन जो है उसमें किसी भी तरह का जो है आपका कोई जो कह सकते हैं कॉम्पनसेशन कह लीजिए, अवार्ड कह लीजिए, अगर वो नहीं दिया गया है तो ध्यान रख लीजिएगा, ये कहता है कि अवार्ड मेड 5+ years अगो बट नो पोजीशन और पेमेंट, ठीक है, अगर नहीं दिया गया है तो ध्यान रख लिए प्रोसेस लैप्सेस, यानी जो आपका रीस्टार्ट अंडर 2013 एक्ट, यानी अगर एक्विजिशन हुआ था किसके तहत, आपका 1894 के एक्ट के तहत हुआ था, और कोई जो है आपका उसके लिए अवार्ड अगर नहीं दिया गया और 5 साल से ज़्यादा अगर समय बीत चुका है, तो क्या होगा आपका, वो जो है आपका एक्विजिशन क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल होगा और फिर से रीस्टार्ट होगा किसके तहत, आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत होगा। इसीलिए वो ठीक है, हो सकता है वो भी एक मामला है। अब देखिए कांके वाले का जो है लाइक आप हम और आप तो पेपर देखे नहीं कि क्या मामला है क्या नहीं है, सो जो न्यूज़ में मीडिया में हमने देखा बस वही चीज़ एक तरह समझते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेनी है। पेनाल्टीज के बारे में बात करें तो ध्यान रख लीजिएगा, सेक्शन 84 कहता है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यानी जैसे कई बार क्या होता है ना कि लोग जो आपका बेनिफिट लेने के लिए क्या करते हैं, आपका कुछ भी न्यूज़ जो है कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे दिएगा, बोले भैया मेरा जमीन इतना है, ये है, वैसे वैसे है, ठीक है, और पता चला कि जो आपका RNR स्कीम का बेनिफिट ले लिया उन्होंने। तो अगर कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ध्यान रखिएगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन अप टू ₹1 लाख, 1 लाख तक का जो है आपका जुर्माना लग सकता है। ठीक है, ठीक है, अगर डिपार्टमेंट ऑफेंस अगर होता है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डीम्ड गिल्टी, यानी जो आपका विभाजक जो होंगे उसको दोषी माना जाएगा। अगर मान लेते हैं ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट के द्वारा ही कुछ अगर जो है मैलाफाइड एक्शन किया गया हो, तो उस केस में क्या होगा आपका, उस पर जो है आपका कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, हाँ, लेकिन उसको कितनी सजा मिलेगी, कितना पेनल्टी उस पर लगेगा, ऐसा कोई भी चीज़ लिखा हुआ नहीं है, बस ये कहा गया है कि उस पर जो है आपका क्या होगा, कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, हालांकि पैसे देके छूट जाते हैं वो। रिटर्न ऑफ लैंड, रिटर्न कंडीशन क्या है, इफ अनयूटिलाइज्ड फॉर 5 years, यानी जो है अगर मानते हैं पार्शियली जो अगर 5 साल के लिए भी अगर आपने यूज नहीं किया हुआ है तो जमीन क्या हो जाएगा, आपका रिटर्न चला जाएगा किसके पास, ठीक है, या तो लैंडलॉर्ड के पास जाएगा, या जो एक तरह से ये है रैयत है उसके पास जाएगा, या फिर जो आपका सरकार के पास का ओरिजिनल जो रैयत है उनके बीच में बांट दिया जाता है।